न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान के साथ अंतर्गृह यात्रा लोटाभंटा के मेले की हुई शुरुआत। प्रादेशिक यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। काशी में फिल्म भोले की अजय देवगन ने की शूटिंग, वहीं अभिनेता अभिषेक बच्चन ने किया नौका विहार। और राजा तालाब क्षेत्र में कबाड़ी व्यवसायी का मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। और अब खबरें विस्तार से। मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान के साथ अंतर्गृह यात्रा लोटाभंटा के मेले की शुरुआत हुई। 7 वार 9 त्योहार वाली काशी धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए देश और दुनिया में अलग स्थान रखती है। इसी क्रम में मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की ठंड के बीच शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की सुबह काशीवासियों ने मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान कर नंगे पांव 25 किलोमीटर लंबी अंतर्गृह यात्रा शुरू की। सिर पर गठरी लिए हुए श्रद्धालु घाट के किनारे किनारे होते मणिकर्णिका घाट से 80 घाट, जगन्नाथ मंदिर, संकटमोचन, साकेत नगर, खुजवा, लहरतारा, मंडवाडी होते हुए कैंटोनमेंट पहुंचते हैं। इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले सभी मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। चौका घाट में रात्रि विश्राम के बाद सुबह आदिकेशव घाट पर गंगा वरुणा के संगम में डुबकी लगाकर श्रद्धालु बाटी चोखा का भोग लगाते हैं। इसके बाद घाटों के सहारे वापस मणिकर्णिका घाट आकर अपनी यात्रा और संकल्प पूरा करते हैं। मान्यता है कि त्रेता युग में माता सीता ने अंतर्गृह यात्रा की शुरुआत की थी, तभी से काशी में अंतर्गृह यात्रा की परंपरा चली आ रही है। अंतर्गृह यात्रा करने से श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यात्रा की शुरुआत भी माता सीता का ध्यान करके ही की जाती है। गुरुजी, ये किस तरह का मेला लगा हुआ है? ये अंतर्गृह यात्रा है, इसे लोटाभंटा भी कहते हैं, जो सैकड़ों साल प्राचीन है। यहाँ पे काशी में अंतर्गृह यात्रा पंचकोशी यात्रा होती है, जो मणिकर्णिका घाट से शुरू होती है, मणिकर्णिका घाट पे ही खत्म होती है, जिसकी यात्रा का शुरुआत आज से ही हो गई है। और रात्रिकालीन से ही यात्री सब आना चालू हो जाएंगे, जो 7 तारीख और 8 तारीख को ये संपन्न होगी। लगभग कितने दिन का मेला होता है? ये लगभग 1.5 दिन का मेला होता है। इससे अंतर्गृह यात्रा काशी के अंदर की जो यात्राएं होती हैं वो है ये। और इससे अगर जो भी काशी वासी हैं अगर अंतर्गृह यात्रा करते हैं, खास करके जो विशेष यहाँ से कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, कपिलधारा, शिवपुर होते हुए फिर पुनः काशी में मणिकर्णिका पे आके इसकी आहुति दी जाती है। संकल्प यहीं से लेते हैं और फिर यहीं पे संकल्प छोड़ते हैं। प्रादेशिक यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पत्रकारों से रूबरू हुए। राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय के नेतृत्व में प्रयागराज प्रांत की पदयात्रा 11 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी। इसी संदर्भ में प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय एक पत्रकार वार्ता किए। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता मिल रही है। उसी कड़ी में आगामी जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, जिसके स्वागत के लिए पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है। भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए व जन विरोधी सरकार की नीतियों के खिलाफ आम जनमानस को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रादेशिक यात्रा की जाएगी, जो प्रयागराज प्रांत में संगम की नगरी प्रयागराज से होते हुए कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर होते हुए बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में संपन्न होगी। हम सब लोग मनोकामेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक शुरू होगा और वहाँ रुद्राभिषेक संत महात्माओं का आशीर्वाद लेकर वो यात्रा प्रारंभ होगी, जो प्रयागराज के विभिन्न जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं वहाँ से होते हुए उस यात्रा का
प्रयागराज में समापन हम लोग करेंगे और उस दिन प्रयागराज के अंदर ही भी रात्रि विश्राम होगा। और ये विभिन्न यात्रा वहाँ से अगले दिन कौशाम्बी, प्रतापगढ़ होते हुए फिर आगे वो विभिन्न रास्तों से होते हुए 22 तारीख को बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में उसका हम लोग समापन करेंगे। इस यात्रा में कितने लोग शामिल होंगे? देखिए 200 लोग तो प्रदेश यात्री हमारे साथ परमानेंट रहेंगे, जो 4 बसों में, बड़ी बसों में रहेंगे और विभिन्न गाड़ियों में रहेंगे। और हर जिले में वहाँ के हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता और सिविल नागरिक वहाँ पर, और अन्य जो शिक्षक हैं या वहाँ पर शिक्षिकाएं हैं, वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, अलग अलग हर जिले के अंदर उनका सहयोग और उनका साथ मिलेगा हम लोगों को। वैमनस्यता, जो लोगों के अंदर तनाव बना हुआ है, जो लोगों के अंदर एक खाई चौड़ी हो गई है, खाई काफ़ी गहरी हो गई है, जिससे आपस में लोगों के अंदर काफ़ी झगड़े, काफ़ी तनाव बने हैं, रोजगार से लेकर, काम से लेकर, महंगाई से लेकर हर चीज़ों के आसमान चरम पे हो चुके हैं। इन सब चीज़ों पर आम जनता का ध्यान जाए, आम जनता उससे जुड़े, आम आदमी की उसको सोचे, जिससे कि इससे आम आदमी के अंदर प्यार मोहब्बत की भावना पैदा हो। और इस सरकार से ये पूछा जाए कि लगातार आज डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल सस्ता है, उसके बाद भी डीजल पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं, गैस के दाम क्यों नहीं कम हो रहे हैं? आप सब लोग उससे परेशान हैं, आप सब लोग घर परिवार वाले लोग हैं। आज पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, केंद्र की सरकार क्यों नहीं कम कर रही है? ये यात्रा का मकसद है कि ये सारी चीज़ों को उठाना और आम जनता को जो बात उनकी तक नहीं पहुंच पा रही है, यात्रा उनके तक ये बात पहुंचाए। इस पर हम लोग ये काम कर रहे हैं और इसका परिणाम जब जनता जागृत होगी तो निश्चित तौर से आने वाले चुनाव में इसका परिणाम मजबूती के साथ जनता अपने गुण और दोष के आधार पर देगी। गुदौलिया चौराहे पर बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने फिल्म भोला की शूटिंग की। वाराणसी के सबसे व्यस्ततम चौराहा गुदौलिया चौराहे पर बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता अजय देवगन और उनकी टीम फिल्म भोले की शूटिंग करते नजर आए। इस दौरान ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोका गया, जिससे लोगों को थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग वाराणसी के विभिन्न इलाकों में होनी है। कॉस्ट्यूम, हेलमेट देना, कॉस्ट्यूम। अभी आई रिटर्न बैक, इस वजह से मैंने वो अक्षय कुमार राजा तालाब क्षेत्र में कबाड़ी व्यवसायी का शव मिला, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। राजा तालाब थाना क्षेत्र में स्थित एक कबाड़ व्यवसायी की संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर लटका हुआ शव मिला। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मच गया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजा तालाब पुलिस, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, एसीपी अंजनी कुमार राय एवं डीसीपी विक्रांत वीर मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। मृतक का नाम दिलीप कुमार गुप्ता, पिता का नाम राजेंद्र गुप्ता है। वह अपने चाचा संतोष गुप्ता के कबाड़ की दुकान पर रहता था। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष कुमार गुप्ता बुधवार की सुबह अपने कबाड़ की दुकान पर पहुंचे तो देखा कि भतीजा दिलीप गुप्ता टीन शेड से सीट बेल्ट के सहारे लटका हुआ था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के चाचा संतोष गुप्ता ने बताया कि रोज की तरह मैं जब सुबह गया तो फोन लगाया तो फोन नहीं उठने पर मैं टीन शेड के अंदर गया तो वहां पर फंदे पर लटका हुआ दिलीप मिला, जिसके बाद हम लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। वहीं आगे बताया कि मृतक के सिर पर चोट के निशान भी हैं। तो जो घटना घटी है दिलीप गुप्ता के साथ, उनके क्या लगते थे? चाचा लगते हैं। ये कैसे पता चला आपको कि ये घटना यहाँ पे ऐसी घटी? सुबह रोज जाते हैं, रोज का डेली का हमारा नियम है, सुबह जाते थे। हाँ। बुलाए, गाड़ी मंगाना था हमको। हाँ। तो 5 बजे बुलाए, वो उठवा नहीं किया। अच्छा। तो हम अपना मोबाइल बाहर के देखे तो लगते हैं। आपके उसी टीन सेट में ऊंचाई पर्याप्त थी कि क्या पैरों जमीन पे था? जमीन छुआई थी, पैर जमीन पे टच। कहीं चोट वोट भी लगा था? सर में चोट लगा था, हल्का सा रहा था इसको। ज़्यादा तो क्या किसी से कोई रंजिश वंजिश? कोई रंजिश तो नहीं था। लड़का कोई गलत संगत का? कोई संगताना भी नहीं था गलत। अच्छा, ये घटना कैसे घट गई आपको नहीं पता?
इतना कुछ तो जहाँ पे दुकान है वो आपकी ज़मीन है कि नहीं, किसकी? किराए पे है। किराए पे लेके रहते थे। तो भतीजा आपका पार्टनर था कि ऐसे काम पे रखे थे उसको? तो भतीजा जो था अरे आपका- मेन मालिक वही था, मेन मालिक वही था। मेन मालिक वही था। अच्छा, आप सब लोग मिल के काम देखते सब थे? काम करते थे हम देखते। अच्छा। काशी तमिल संगमम में हजारों दीपों की जगमगाहट संग कार्तिकेय दीपम उत्सव मनाया गया। तमिल संगमम की मेजबानी कर रही काशी मंगलवार को दूसरी देव दीपावली की गवाह बनी। तमिल कार्तिक मास का विशिष्ट पर्व कार्तिकेय दीपम उत्सव बीएचयू के एम्फी थिएटर स्थित संगमम स्थल पर मनाया गया। दक्षिण से आए मेहमानों और काशीवासी तमिल परिवारों ने 5100 दीपों से कार्यक्रम स्थल जगमग कर दिया। सौर पंचांग के अनुसार दिसंबर का ये हिस्सा तमिल मास चक्र में कार्तिक के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कृतिका नक्षत्र में महादेव एक अंतहीन ज्वाला के रूप में प्रकट हुए थे। दक्षिण में ये मास उत्तर के श्रावण की तरह ही पवित्र माना जाता है। ज्वाला रूप में प्रकट हुए महादेव के स्वागत में दीपोत्सव और मंदिरों में विशेष अनुष्ठान होते हैं। आयोजन स्थल पर भी यही उत्साह और श्रद्धा दिखी। सूर्यास्त के साथ ही बीच में स्थापित ज्वाला जलाई गई और इसके साथ ही कार्तिकेय दीपम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि पूरे परिसर को विद्युत झालरों से भी सजाया गया है। आज जो ये तमिल संगम में कार्तिक मास में जो दक्षिण का कार्तिक मास चल रहा है, इसमें दीपोत्सव हर घर में ये दीपोत्सव का उत्सव मनाया जाता है। तिरुवन्नामलई मंदिर है, दक्षिण में बहुत प्रसिद्ध है। स्वामीमलई मंदिर है, पैनी मंदिर है, जितने भी देवालय हैं आज वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जाता है। और हर घरों में जितने भी तमिलनाडु के वासी चाहे जहाँ भी निवास करते हों, वहाँ पर ये दीपोत्सव का वहाँ पर किया जाता है। आज इसी क्रम में काशी में जो तमिल संगम चल रहा है, इसमें 5001 दीपक जला के, क्योंकि दीप का बहुत हमारे शास्त्रों में विशेष बोला गया है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। इस तरह दीप के बारे में बहुत ही प्रत्येक दिन सायंकाल में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में दीप जलाना चाहिए। उससे क्या होता है, आरोग्य की वृद्धि होती है, शत्रु का नाश होता है। वहाँ पर साक्षात लक्ष्मी का वास होता है, भगवान शिव साक्षात वहाँ वास करते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में बोला गया है। हमारे उत्तर भारत में चांद्रमान के अनुसार गणना की जाती है और दक्षिण भारत में सौर मास के अनुसार पंचांग की गणना होती है। और जिस तरह उत्तर में श्रावण मास का विशेष महत्व है, उसी तरह दक्षिण भारत में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। कार्तिक मास में दक्षिण में शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना होता है, जिस तरह यहाँ श्रावण मास में शिवालयों में होता है। आज कृतिका नक्षत्र है, ऐसा माना गया है आज भगवान शिव का आविर्भाव ज्योति के रूप में हुआ है। इसीलिए सभी देवालयों में दीप जलाकर शिवाराधना के साथ साथ ये उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में काशी तमिल संगमम में आयोजित संगीत संध्या में नादस्वरम से दीर्घाएं झंकृत हुई। उत्तर और दक्षिण के कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां की। मुख्य अतिथि सिने के निदेशक वसंत कुमार थे। सबसे पहले संगीत एवं मंचकला संकाय बीएचयू के डॉक्टर पी सत्यवर प्रसाद और डॉक्टर भारद्वाज एस प्रसाद ने मृदंग और बांसुरी की प्रस्तुति की। बीएचयू की डॉक्टर श्यामा कुमारी एवं उनके समूह ने राम भजन, देशभक्ति, चैती, होरी की प्रस्तुतियां दी। रामशंकर और समूह ने संगीतमय रामायण प्रस्तुत किया। काशी पहुंचे फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन ने नौका विहार किया। फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन बुधवार को वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचकर उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ का विधिवत पूजन अर्चन किया। इसके बाद वे बजले पर सवार होकर शूटिंग के लिए रवाना हो गए।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, डुमरी, पड़ाव, रामनगर, वाराणसी। A school of wisdom, knowledge and self-discovery. Welcome to Hari Bandhu International School. CBSE pattern, qualified experienced faculties, virtual reality lab, robotics lab, AC classrooms, world-class library and AC transport with GPS security. 40 plus activity classes and smart class. Hari Bandhu International School from nursery to class 8th. Campus at Araji, Nevada, Gaurakala, Varanasi. Admissions open. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आर्य महिला PG कॉलेज में नवागंतुक छात्राओं के परिचय समारोह का आयोजन हुआ। आर्य महिला PG कॉलेज के महर्षि ज्ञानानंद सभागार में सत्र 2022-23 में कला एवं सामाजिक विज्ञान वर्ग में प्रवेश लेने वाली सभी नव आगंतुक छात्राओं का परिचय समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण एवं कुलगीत के साथ हुआ, जिसकी प्रस्तुति संगीत विभाग की शिक्षिका डॉक्टर रुचि मिश्रा के निर्देशन में विभाग की छात्राओं के द्वारा की गई। इस परिचय समारोह में महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे ने सभी नवागंतुक छात्राओं का स्वागत करते हुए महाविद्यालय के इतिहास से परिचित कराया एवं उसके दृष्टि एवं लक्ष्य को बताते हुए छात्राओं का मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही उन्होंने महाविद्यालय की सभी प्रदत्त सुविधाएं, महाविद्यालय की सभी समिति प्रकोष्ठ के विषय और उनके कार्य के बारे में बताया। विशेष रूप से उन्होंने छात्राओं को एंटी रैगिंग कमेटी और अनुशासन समिति के बारे में बताते हुए कहा कि आपके महाविद्यालय का वातावरण भयमुक्त और अनुशासन प्रिय है। इस भयमुक्त वातावरण में आप अनुशासित होकर ज्ञान अर्जित करें तथा सफलता के उच्चतम शिखर को प्राप्त करें, ऐसी हम सभी की शुभकामनाएं हैं। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की सभी गैर शिक्षण और प्रशासनिक सुविधाओं के विषय में सेक्शन ऑफिसर सुधाकर शुक्ला ने छात्राओं को विस्तार से बताते हुए अपने सहयोगी स्टाफ से परिचित कराया। छात्र परिचय समारोह का संचालन डॉक्टर स्वाति मिश्रा ने किया। इस कार्यक्रम में छात्राओं के साथ महाविद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज और भी जितने भी लीगल सर्विसेज, जितने भी एडवाइजर्स होते हैं, उनको टाइम टू टाइम बुला के आपका एक प्रॉपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम, एक ओपन डिस्कशन का फोरम भी हम लोग रखते हैं। साथ ही छोटे छोटे वर्कशॉप्स हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल की वर्कशॉप हो गई, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की वर्कशॉप्स हो गई, ये हमारे रेगुलर फीचर्स हैं। साथ ही विमेन सेल आपके सेल्फ डिफेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सेल्फ डिफेंस के भी जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कराए जाते हैं। इसके साथ ही विमेन सेल टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंसेज है, वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, इनका भी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर ये प्रोग्राम्स रन करता है। और चूंकि आप सभी फीमेल्स हैं, फीमेल इश्यूज हैं, बहुत सारे हेल्थ और हाइजीन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप डिस्कस नहीं कर पाते, फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी यूज टू ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप इन आवर कॉलेज कैंपस और एक्सपर्ट्स को बुला के आपका पर्सनल काउंसलिंग भी कराई जाती है। किस तरह का ये कार्यक्रम चल रहा है? ये आप जानते हैं कि एकेडमिक सेशन 2022-23 की शुरुआत हो रही है, जिसमें हमारे BA प्रथम सत्र के बच्चे, BA फर्स्ट ईयर के सोशल साइंस के और आर्ट्स के बच्चे, आज उनका पहला दिन है कॉलेज में। तो ये हर महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की एक परंपरा होती है कि जब हमारे यहाँ विद्यार्थी आते हैं तो हम उनका परिचय हर चीज़ों से कराते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनभिज्ञ होकर
करके आते हैं तो हमारा कॉलेज कैसा है, हमारे कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है, आगे उन्हें उनकी क्लासेस कहाँ कहाँ चलेंगी, फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन से हैं, इन सारे चीज़ों का परिचय यहाँ आज दिया जा रहा है। कितनी छात्राएं इसमें भाग ली हैं, कौन कौन सी छात्राएं? लगभग 800 के करीब छात्राएं आज भाग ले रही हैं और इसमें BA फर्स्ट ईयर के आर्ट्स की और सोशल साइंस की लड़कियां हैं आज। क्या इसमें संदेश देती है इस कार्यक्रम को करा करके? इस कार्यक्रम को संदेश देने के पीछे यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे आज अपने घर को, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आज पहली बार कॉलेज में कदम रखे हैं, आप बिल्कुल बच्चों अकेला महसूस मत करिए। पूरा कॉलेज आपके साथ है, पूरी संस्था आपके साथ है और आप जिस जगह पर आपको 3 साल रहना है उस जगह से आपको आपका इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही उद्देश्य को लेकर के आज हम इस कार्यक्रम को संपन्न करा रहे हैं। फेरी पटरी व्यवसायियों ने नगर निगम मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति सचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व में सिगरा स्थित नगर निगम मुख्यालय पर हजारों की तादाद में पटरी व्यवसायियों ने जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी करते हुए नगर आयुक्त को 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान अभिषेक निगम ने कहा कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर BLW स्थित वेंडिंग जोन को बिना वहां के पटरी व्यवसायियों को पुनः स्थापन के ही उजाड़ा जा रहा है। स्मार्ट सिटी द्वारा लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे बनी दुकानों को स्ट्रीट वेंडर्स को दिए जाने के बजाय शहरी लोगों को आवंटित किए जाने की तैयारी है। नगर निगम द्वारा पिछले दिनों स्पष्ट आश्वासन के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पिछले बार वार्ता में हुकुलगंज के पटरी व्यवसायियों को जो वहां वर्षों से कार्य कर रहे थे उन्हें वहां से अलग हटाकर नए लोगों को वेंडिंग जोन में आवंटन किया गया। प्रत्येक वर्ष टाउन वेंडिंग कमेटी के कम से कम 4 से 5 बैठक होनी चाहिए, किंतु पिछले 2 वर्षों में एक भी बैठक नहीं आहूत की गई। वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति संरक्षक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, समिति अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह, हरिशंकर सिन्हा समेत हजारों पटरी व्यवसायी उपस्थित रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के निर्देश में स्ट्रीट वेंडरों के लिए नाइट बाजार की घोषणा की गई, जिसमें 100% स्ट्रीट वेंडरों का समायोजन किया जाना है, जिसके रेट निर्धारण की तमाम तरीके की भिन्न भिन्न चीज़ों की जानकारी लोगों को प्रशासन के द्वारा मिल रही थी कि जिसमें 20,000, 22,000, 15,000 तमाम तरीके का, लेकिन नगर आयुक्त महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी नाइट मार्केट का रेट निर्धारित नहीं किया गया है। टाउन वेंडिंग कमेटी के सुझाव से तभी नगर निगम प्रशासन इस रेट को निर्धारित करेगा। दूसरी हमारी डिमांड थी BLW के सामने जो हमारा वेंडिंग जोन बना है, वो निर्धारित वेंडिंग जोन में जो हमारे 66 वेंडर हैं उनको रीलोकेशन प्लान में कहाँ ले जाके समायोजित किया जाए, वहाँ के वेंडिंग जोन को और बढ़िया बनाया जा सके। ऐसे में 4-5 जगह का सजेशन के तौर पे सुझाव मांगा गया है। तीसरी हमारी मांग थी हुकुलगंज के वेंडिंग जोन में कुछ गलत स्ट्रीट वेंडरों का चिन्हीकरण हो गया है। जो गलत वेंडरों का चिन्हीकरण हुआ है उनको वहाँ से बेदखल करके जो वहाँ के पुराने स्ट्रीट वेंडर हैं ऐसे लोगों का समायोजन किया जाए। चौथी हमारी मांग थी कुछ ऐसे दबंग और प्रभावशाली लोग नाइट मार्केट में अपना स्थान आवंटित कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिनका बाहुबल, धन बल और सभी तरीके से संपन्न है, वो पटरी व्यापारियों का हिस्सा छीनने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी वहां से हटाने का काम किया जाए। और 5वीं हमारी डिमांड थी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक जो वर्षों से निलंबित पड़ी है उसको जल्द से जल्द बैठक बुला करके सभी चीज़ों को पारदर्शिता के तौर पे रखा जाए, जिस पे उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द कहीं ना कहीं 1 सप्ताह के अंदर वो बैठक बुलाई जाएगी और सभी बातों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करके आपके सभी समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाएगा। जी, इससे पूर्व एक बार प्रदर्शन आप लोग कर चुके थे, आज फिर कर रहे हैं, क्या वजह रही? पूर्व में 21 दिन पहले प्रदर्शन किया गया था, आश्वासन दिया गया था कि आप पे चर्चा की जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ता नहीं हो पाई, जिस पे 21 दिन बाद फिर पुनः हम लोग को आने का काम करना पड़ा। मैं आपके माध्यम से अवगत करा दूं, हम लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं। अगर हमारी बात निरंतर सुन ली जाएगी तो संघर्ष का रास्ता चुनना हमारा काम नहीं है। अगर नहीं सुनी जाएगी तो आने वाले समय में पुनः फिर से इस चीज़ को आगे भी बढ़ाने का काम हम लोग कर सकते हैं। आज मुलाकात किया, क्या आश्वासन मिला? पूरे तरीके से आज की मुलाकात सकारात्मक मुलाकात थी और उसका परिणाम भी सकारात्मक निकलेगा, और नहीं निकलेगा तो ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी का क्षेत्र है। यहाँ अगर अन्याय होगा तो अन्याय करने वाला दोषी आदमी यहाँ से जाने का भी काम करेगा। इस बात को भी आपके माध्यम से बता दें। जी, निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके तहत कहीं ऐसा तो नहीं कि मैराथन दौड़ में आप भी शामिल हो रहे हैं? निकाय चुनाव में कुछ एक बात स्पष्ट बता दें कि पटरी व्यापारियों की जो बात करेगा
जो भी पटरी व्यापारियों की बात करेगा वो हमारे बनारस पे राज करेगा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे मन को, हमारे दिल को जीतने का काम अगर मोदी जी ने किया है तो मोदी जी के साथ भी हम कंधे से कंधा मिला के पुनः चलने का काम भी करेंगे। यानी क्या चुनाव में आप भी आएंगे? अगर इस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनती है तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अभी हम अपनी डिमांड को लेके आए हैं। अगर इस तरीके की स्थिति परिस्थिति बनेगी तो मोदी जी के कंधे को मजबूत करने का भी काम हम लोग करेंगे। 80 व तुलसी घाट पर दुकानें हटाए जाने के विरोध में किन्नर समाज ने धरना दिया। किन्नर समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष सलमान किन्नर के नेतृत्व में नगर निगम आयुक्त कार्यालय के सामने 80 घाट, तुलसी घाट के आसपास के हटाए गए गरीब व्यवसायियों को पुनः घाट व आसपास व्यवसाय लगाए जाने के पक्ष में धरना दिया गया। सलमान किन्नर ने कहा कि इन गरीब व्यवसायियों को नगर निगम द्वारा हटाकर इनकी रोजी रोटी छीनी गई है। इनके परिवार में भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं तो वहीं उनके संसदीय क्षेत्र में नगर निगम द्वारा गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। इन्हें पुनः नगर निगम के नियमों के अनुसार व्यवसाय करने की अनुमति नहीं मिलती है तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। किस लिए आज यहाँ बैठी हैं धरना पे? क्या इन गरीबों की जो समस्या है इन्हीं के समर्थन के लिए हम भी यहाँ बैठे हैं सलमान चौधरी के साथ कि इनकी समस्या को दूर किया जाए, इनकी दुकानों को पुनः लगाने का आदेश किया जाए। कहाँ इनकी दुकानें लगती हैं? इनकी दुकानें 80 घाट पे जो मिट्टी जहाँ पड़ी हुई है उस मिट्टी पे ये लोग अपनी दुकानें लगाती थी कि किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। इस संदर्भ में कोई मांग पत्र भी देना है आप लोग को आज? हम लोगों ने मांग पत्र जो दिया है ये बैनर के पोस्ट पे लगा हुआ है कि हमको ये सुविधा दिया जाए। हम लोग को और इन लोगों को नगर निगम द्वारा फूड लाइसेंस भी दिया गया था कि आप यहाँ दुकानें लगा सकते हैं। या सामान शुल्क भी जमा करना पड़ता था लाइसेंस के बाद या नहीं, अभी तो कोई शुल्क नहीं जमा करना, पर ये लोग अब नया नियम निकाल रहे हैं कि आप लोगों को शुल्क देना पड़ेगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने हेतु नगर में 18 ऑटो स्टैंड बनाए गए। लगातार लग रहे जाम की समस्या व बेतरतीब तरीके से खड़े होने वाले ऑटो को व्यवस्थित करने के लिए वाराणसी नगर निगम ने शहर के विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर 18 ऑटो स्टैंड बनाए, जिसके तहत पूरे शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू होकर ठीक ठाक से चल सके। वहीं भोजूबीर में 3 ऑटो स्टैंड सहित वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर ऑटो स्टैंड बनाए गए। इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों पर भी ऑटो स्टैंड को बनाए जाने की कवायद जारी है। ऑटो यूनियन अध्यक्ष के द्वारा लगातार वाहन संचालकों के अवैध वसूली को लेकर जिला प्रशासन से शिकायतें की जा रही थी और ऑटो स्टैंड निर्धारित किए जाने की बात कही जा रही थी, जिसके तहत जिला प्रशासन ने ये ऑटो स्टैंड बनाए हैं। आज पिछले हम लोगों ने 6 महीने से ये नगर निगम में लिख के दिया जा रहा था कि हम लोग को स्टैंड चिन्हित कराया जाए, जिसमें नगर निगम और नगर आयुक्त साहब को कई बार हम लोगों ने यह ज्ञापन दिया है कि नगर निगम चिन्हित कराया जाए, जिससे ड्राइवर और नगर निगम के जो कार्यकर्ता जिनसे पैसा वसूला जाता है उनसे रोज विवाद होता चला रहा है। और कुछ हमारे यातायात के जवान, हमारे बनारस की शासन इतनी अच्छी है कि बनारस के हमारे यातायात के जवान इतने अच्छे हैं कि 50-100 रुपये ले करके गाड़ी लगवाते हैं और अवैध गाड़ियों का संचालन करवाते हैं, जिसमें स्टैंड के अध्यक्ष और स्टैंड संचालक बदनाम होता है। इसके लेकर के आप लोग को पता होगा, पिछले 2-3 दिन पहले यहीं पर एक ऑटो चालक से 50 रुपये की वसूली करवाई जाती है। कहते हैं यहाँ गाड़ी खड़ा करो, उसको उत्पीड़न किया जाता है। फिर भी हम लोग ये काम करवाते हुए स्टैंड की मांग करते हैं। उस दिन हम लोग एसपी ट्रैफिक और आला अधिकारी से मिलते हैं। मिलने के बाद हम लोगों ने नगर निगम जाते हैं। नगर निगम में अमित पांडे जी से हम लोगों ने चेतावनी दी जाती है कि आप जल्द से जल्द स्टैंड चिन्हित करवाएं, नहीं तो पूरे बनारस की नगर निगम की वसूली बंद करवाई जाएगी। तो आज नगर निगम और परिवर्तन दल के अधिकारी आते हैं और कैंट पर अपनी स्टैंड चिन्हित करवाया जा रहा है। पिछले दिनों आप लोगों ने पत्रक भी दिया था अवैध वसूली को लेकर, तो क्या हुआ? आपके ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया क्या? बिल्कुल भैया, ये तो देखिए लगा रहता है। झूठे आरोप तो लगते ही रहेंगे, झूठे आरोप तो हमारे ऊपर लगते ही रहेंगे, उसको सिद्ध किया जाएगा। अभी सिगरा थाने पे हमारे ऊपर मुकदमा लिखा गया है परसों का कि वो अभद्र तरीके से व्यवहार किए। मेरे पास पूरी वीडियो है, क्लिप है, सब कुछ है। यहाँ तक कि ट्रैफिक के जवान मुझे खुद धक्का देते हैं और भगाने की कोशिश करते हैं। और एक कमज़ोर ऑटो चालक को हर कोई, यहाँ तक कि पब्लिक भी एकदम निम्न श्रेणी में उसको कर दिया गया है कि इतनी बनारस की सब गाली देते हैं और जो भी पुलिस प्रशासन है वो भी गाली देते हैं। तो उसको सुचारने के लिए हम लोग की यूनियन तन मन धन से खड़ी है और ऑटो वाले के हित के लिए हमेशा आंदोलन करती रहेगी। ऑटो स्टैंड न होने के कारण ऑटो सही तरीके से नहीं खड़ा होती, क्या लगता है कि अब सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चलेगी? देखिए, अगर देखा जाए तो कैंट से अगर चलेगी तो लंका पे स्टैंड चाहिए,
कैंट से लंका गाड़ी जाएगी, लंका पर भी स्टैंड बनवाया जाएगा। तो जो गाड़ी यहाँ से जाएगी वो लंका पे खड़ी होगी और यूनियन भी उसमें सहयोग करेगा। यूनियन भी हमेशा आपके सुबह से लेकर शाम तक यूनियन रोड पे उतरेगी और अपनी गाड़ी और अपने वॉलंटियर को खड़ा किया जाएगा और उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, ताकि बनारस नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे देश विदेश से यात्री आ रहे हैं और हम लोग हमेशा हमारे यूनियन के पदाधिकारी शासन और प्रशासन का मदद करते हैं। एक तरफ प्रशासन के द्वारा जो है सड़क को जाम से मुक्त कराया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है इतनी भारी संख्या में ऑटो चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो हम कहेंगे, क्योंकि इसमें भी क्या है, इसमें यातायात जवानों की ही देन है। आप अगर देखेंगे तो हर चौराहे पर यातायात के जवान पैसा लेते हैं और अवैध वसूली करवाते हैं, तभी गाड़ी खड़ी होती है। मैं ये हमेशा कहता हूं, मैं एसपी ट्रैफिक साहब से भी लिख करके 3 बार ज्ञापन भी दिया हूं कि एसपी यातायात साहब, ये देखिए बनारस में ये क्या हो रहा है। जितनी भी अवैध डग्गा मार गाड़ियाँ, जितनी भी अवैध और डग्गा मारिया गाड़ी चल रही हैं, ये किसके नेतृत्व में चल रही हैं? हम लोगों ने आरटीओ साहब को भी ये ज्ञापन दिया है कि आरटीओ साहब कृपा करके डग्गा मार गाड़ियों को बंद किया जाए। जितनी आपकी परमिट है सिटी परमिट, जी, उससे कई गुना गाड़ियां चल रही हैं। तो ये चलवा कौन रहा है? यूनियन थोड़ी ना चलवा रहा है, ये तो यातायात विभाग पैसा लेके चलवा रहा है। यातायात विभाग लेके पैसा चलवा रहा है, 50-50 रुपया वसूली करवा रहा है और वसूली न करने पर उसका चालान किया जा रहा है, उस ड्राइवर को मारा जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है कि तुम्हारी बनारस में गाड़ी नहीं चलने देंगे। क्या ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इनको जो है दुरुस्त नहीं किया जाएगा? बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि कुछ अच्छे से काम किया जाए। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में हस्तशिल्प कार्यशाला का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में चल रहे 6 दिवसीय रोजगार परक हस्तशिल्प निर्मित कार्यशाला में विभाग के सभागार में स्मोकिंग फाइबर प्रक्रिया द्वारा गोल कुशन बनाने के तरीके छात्र छात्राओं को सिखाए गए। इस कार्यशाला की प्रशिक्षिका पूनम कुमारी ने बताया कि फाइबर युक्त गोल कुशन बनाने की प्रक्रिया से छात्र छात्राएं अवगत हो रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, अंकिता राय, ज्योति मौर्य, पूजा, सृष्टि मौर्य, रानी कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। यह 6 वर्षीय हस्त निर्मित स्वरोजगार परक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका पूनम कुमारी आई हैं जो प्रशिक्षिका बाहर से, उन्होंने यह प्रशिक्षण देने के लिए उनको बुलाया गया और इसमें हम लोग भी हेल्प कर रहे हैं बच्चों की, जिसमें से ये 6 दिवसीय कार्यक्रम है। बच्चों में कितना स्वावलंबन आएगा, इससे कितने वो आगे बढ़ेंगे? चूँकि फैशन डिज़ाइनिंग मतलब रोजगार परक कोर्स ही है, तो इसमें अगर बच्चे ये सब चीज़ें सीखेंगे तो अपने आप को स्वावलंबी समझेंगे और अपना कोर्स खुद ही सिखा सकते हैं, अपना खुद ही रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मणिकर्णिका घाट पर गंगा स्नान के साथ अंतर्गृह यात्रा लोटाभंटा के मेले की हुई शुरुआत। प्रादेशिक यात्रा के संदर्भ में कांग्रेस के प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय पत्रकारों से हुए रूबरू। काशी में फिल्म भोले की अजय देवगन ने की शूटिंग, वहीं अभिनेता अभिषेक बच्चन ने किया नौका विहार। और राजा तालाब क्षेत्र में कबाड़ी व्यवसायी का मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।